चाह रहा हूं कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, एमडीओ की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, लोरी ग्रुप की पाबंदी लगाई जाए। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफ्तर की नफरत अंगेज तकरीर, अक़लियती बिरादरी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए फौज समेत अहम इदारों में नौकरी न देने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म के दामाद को नेशनल एक्शन प्लान की धज्जियां बिखेरने पर क्या कोई कार्रवाई करेगा? ऑरेंज लाइन ट्रेन, अदालती हुक्म पर प्रोजेक्ट के 25% हिस्से पर काम बंद। ट्रेन की चंद बोगियां पहुंचने पर हुकूमत पंजाब कौमी खजाने से खर्च करके ढोल ताशे क्यों बजा रही है? क्या मकसद पैनमा फैसले से डूबती सियासी साख बचाना है? और कनाडा के अवाम का खिजा को खुशामदीद कहने का अनोखा अंदाज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो चेहरे। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असेंबली में वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा था कि अगर गली मोहल्ले में काफिर और मुस्लिम के फतवे बांटे जाएंगे तो मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती को खतरात लाहक होंगे। और आज फिर मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दामाद और रुकने कौमी असेंबली ने ऐवान में खड़े होकर अक़लियतों के बारे में एक ऐसी तकरीर कर डाली जिसकी आइन में कोई गुंजाइश भी नहीं है। जहाँ एक तरफ कैप्टन सफ्तर ने अपनी तकरीर में नफरत और तासुब को फरोग दिया, वहीं माजी के कुछ हवाले देकर तारीख को भी मस्क किया। इन जज्बात में जहां एक मखसूस अक़लियत के अफराद को फौज समेत दीगर इदारों में भर्ती पर पाबंदी का मुतालबा किया, वहीं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम हटाने का भी कह डाला। लेकिन सिर्फ मौसूफ को यह भूल गया है कि इस फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर रखने की मंजूरी उन्हीं के ससुर मियां नवाज शरीफ ने ही दी थी। और साबिक वज़ीर आज़म ने कई बार अक़लियतों के हुकूक के बारे में भी बात की, उन उलमा के खिलाफ भी जो इस्लाम के नाम पर दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। तो उनके अपने दामाद के बारे में क्या ख्यालात हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का ये इनफरादी मौक़िफ़ है या नामजदगी के फॉर्म के तनाज़े से पैदा होने वाली सूरत हाल के मुज़र असरात को झुटलाने के लिए है, या इन्हें 120 के नाराज़ लीगी वोटरों को कायल करने के लिए है? और प्रोग्राम में कुछ बात ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट की भी करेंगे, जो हुकूमत पंजाब को इफ्तिताह करने की क्या जल्दी है। अभी तो मंसूबे के खिलाफ कई मुकदमात भी चल रहे हैं। शक्ति टॉप स्टोरी से हजरत कायद आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम के साथ जो शोबा मंसूब किया गया वो शख्स मुतनाज़िया है। हुब्बे अल्लाह और हुब्बे रसूल की कोई फ्रेंचाइज नहीं है इस दुनिया के अंदर कि किसी के पास उसकी ठेकेदारी है कि अगर मैंने उससे सर्टिफिकेट नहीं लिया तो मेरा अल्लाह से ताल्लुक, मेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जो है वो गैर मुसद्दका होगा। हमारे अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी अकीदा खत्म नबूवत पे सर्टिफिकेट को दस्तखत करवाना चाहिए। क्या कि ये माजी में ये लोग उस फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे या छुप के हमारी सफों में बैठ गए? हम में से किसी का ये फर्ज नहीं है कि हम किसी के हवाले से इस ऐवान के अंदर से या ऐवान के बाहर से ऐसे किसी शख्स के हवाले से फतावे जारी करें। जब 1971 की हम जंग लड़ रहे हैं, 10 कोर कमांडर जनरल अब्दुल अली कादियानी, उसका भाई कादियानी, और मैं तो हैरान हूं चौधरी जफरुल्लाह एयरफोर्स का चीफ, वो कादियानी। मजहबी जज्बात के ऊपर सियासत करना एक बहुत घनौना जुर्म है कि जिससे नफरत आप फैलाएं इस मुआशरे के अंदर। मैं ये चाह रहा हूं कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, एमडीओ की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, लोरी ग्रुप की पाबंदी लगाई जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफ़ी और सीनियर तहज़ीरकार अवैस तौहीद। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का अवैस साहब। अवैस साहब, कैप्टन सफ्तर की कौमी असेंबली में स्पीच और एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता हफ्ते जो कौमी असेंबली में स्पीच दी थी, दो चेहरे। अफसोस सद अफसोस कि हम ऐसे उस पर बात करते हैं। अभी 4 रोज़ पहले जो है बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे नून लीग के, हमारा बयानिया तब्दील हो गया। हमें तो उस बात पे भी एतराज़ है जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ रियासत को जिहाद का हक़ है। उसी ने तो सारा रियासत का कारोबार ख़राब किया है। रियासत में समाज के अंदर ये जो बारूद की बू है और किस वजह से है। अभी भी अगर ये नून लीग, हमें तो पहले से पता था नून लीग के राइट विंग व्यूज़ का अंबर, लेकिन बहुत ही अफसोस मुझे इस बात पे हुआ
اسی فلور پہ یہ بھی نہیں 4 روز پہلے میں کیا کہوں مطلب ان سینس کہ بہت سارے الفاظ منہ میں آتے جو آپ ٹی وی اسکرین پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیپٹن صفدر جو ہیں یہ کس طریقے سے پوائزنس اسپیچ آگ لگا دینے والی اسپیچ اور ہر جو اسٹیٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن انہوں نے چھوڑا جوڈیشری پہ انہوں نے بات کی بیوروکریسی پہ انہوں نے بات کی اور یہ جو ڈاکٹر عبدالسلام دیکھو ڈاکٹر عبدالسلام کو ان کے کیا وہ اس وقت قبر کے اندر بہت خوش ہوں گے کہ ان کے نام پر ایک ڈپارٹمنٹ یہ تو ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہیروز ہوتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام ہیں ملالہ ہے اور سارے جہانگیر خان ہے کہ ہم اون بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اعزاز ملا نا نوبل انعام ملا ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستانی کے مسئلہ یہی ہے ان کا ریاست کا کہ یہ جو پوری دنیا جسے اون کرتی ہے یہ اسے ڈس اون کرتے ہیں جسے پوری دنیا ڈس اون کرتی ہے یہ اسے اون کرتے ہیں یہ ان 3 ممالک میں تھے جنہوں نے طالبان کو تسلیم کیا یو اے ای سعودی عربیہ کے علاوہ لیکن ایک تضاد بھی تو دیکھیں نا احسن اقبال کی تو ہم نے تقریر سنی لیکن ان کے اپنے سسر جو ہیں میاں نواز شریف انہی نے منظوری دی تھی کہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالسلام اصل میں چہرہ سامنے آ رہا ہے نا دیکھو ایک تو یہ کہ یہ لائبلٹی ہے یہ تو اپنی جو بیوی کا جو ان کے سیاسی ایمبیشنز ہیں اس پہ بھی یہ ایک چونا پھیر دینے کے لیے کافی ہے کیپٹن صفدر کی شخصیت دوسرا یہ نون لیگ پہ یہ لائبلٹی ہے نون لیگ کا جب انہوں نے شرمین عبید کو بلایا ہم بڑے خوش ہوئے ہم نے تعریف کی ہر جگہ پہ کہ یار ایک کہ آپ آنر کلنگ جب انہوں نے کہا کہ آنر کلنگ کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ مریم نواز لیڈ کر رہی تھیں یہ جو خواتین کے حق میں کچھ جو قانون سازی کی گئی تھی اور یہ پوزیشن جو موقف اپنایا گیا تھا ان کے منہ پہ بھی تو کوئی چیز کپڑا پڑا باندھے نا یہ دیکھیں آپ آج فلور پہ انبر سب سے بڑی بات ہے یہ بیانیہ پوری دنیا میں کیا دیں گے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گھر صاف کریں یہ گھر صاف کرنے والی بات ہے اپنا گھر یہ اپنا گھر صاف یہ گھر صاف کرنے والی بات ہے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب ہم بھی تائید کرتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے ہمیں گھٹن محسوس ہے لیکن کیا یہ گھر صاف کرنے والی بات ہے کیپٹن صفدر ممتاز قادری کو انہوں نے شہید قرار دیا ان کے اپنی حکومت کے درمیان ان کو پھانسی دی گئی یہ کہتے اور جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں دی جا سکی تھی بالکل ہمیں تو اس بات پہ بھی بہت دھچکا ہے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رینکس میں بھی اس بات پہ کوئی بہت پذیرائی نہیں ہے کہ کس طرح سلمان تارسی صاحب کی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نماز جنازے کے لیے کوئی وہاں کا گورنر ہاؤس کا معلوم نہیں تھا آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے یہ شخص کہ عدالت کا فیصلہ اس کو سیاست سے جوڑ رہے ہیں یہ تو آگ سے کھیل رہے ہیں آپ یہ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ اس کانسٹیٹنسی یہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنز کی کوئی آپس کی لڑائی جو بھگتا رہے ہیں یہ یہاں پر یہ بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں کیپٹن صفدر میں روکوں گی یہاں اس لیے کیونکہ آسمہ جہانگیر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کا جو ریاکشن رد عمل اس پر کیپٹن صفدر کی آج قومی اسمبلی میں ایک نفرت سے بھری ہوئی جو تقریر کی تھی احمدی برادری کے خلاف دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بگٹڈ تقریر میں نے شاید ہی نیشنل اسمبلی میں سنی ہوں ہاں یہ ان لوگوں سے تو سنتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا ملیٹنٹ ہیں مگر ایک ممبر نیشنل اسمبلی کا اس قسم کی تقریر کرے یہ حیرت انگیز بات ہے اور میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ دے آر پلینگ ود فائر یعنی کہ یہ لوگوں کو کس چیز پہ اکسا رہے ہیں کوئی تھوڑا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے مجھے تو طرز نواز شریف پہ نکلنے کا اتنا نہیں آیا جتنا اس بات پہ آیا کہ اس کا اس قسم کا داماد ہے جس کا اتنا چھوٹا دماغ ہے اور جو کہ اتنا نفرت سے بھرا ہوا اور ایسی بات کی انہوں نے کئی تو ایسی باتیں ہیں جو کہ عام انسان ایک کر نہیں سکتا جب تک کہ اسے ایک بگٹڈ مائنڈ نہ ہو اچھا اور مطالبات بھی کس قسم کے قرارداد بھی کہا کہ ہم قرارداد اس پہ اس سلسلے میں ہم پیش کریں گے کہ افواج پاکستان میں احمدی برادریوں کی بھرتیاں روکی جائیں گی پابندیاں لگیں گی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بھی دیکھیں میں آپ سے پہلے تو عرض کروں کہ ویسے بھی یہ جو بات بھی غلط ہے ہمارے احمدی جو بھی ہے نان مسلم ہمارے ملک کے اندر ان کو تو کہیں آنے نہیں دیتے مجھے یہ پتا کہ بہت سارے احمدی وکیل جو ہیں وہ جج بننے کے لائق ہے ججوں نے خود یہ بات ہم سے کی کہ وہ لائق ہے مگر ہماری ہمت نہیں ہے کہ ان کو جج بنا دیں ان کے اوپر تو ایک گلاس سیلنگ آلریڈی ہے وہ تو ایک رتبے سے اوپر جا ہی نہیں سکتے ہیں مگر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ان کو مار دینا چاہتے ہیں ان کو اسٹرینگل کرنا چاہتے ہیں ان کے نام کے اوپر نفرتیں اٹھانا چاہتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو ان کے نام کے اوپر خراب کرنا چاہتے ہیں یہ میرا خیال ہے ان ایکسیپٹیبل ہے اور میاں نواز شریف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کی پارٹی کے جو بھی لیڈران ہیں
उनको नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, ये जरूर। लेकिन आसमा साहिबा, आपको लगता है कि किसी भी सियासी जमात, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी हिम्मत होगी कि मजम्मत करें खुलकर? मजम्मत मेरा ख्याल है ना सिर्फ सियासी पार्टियों को करनी चाहिए, तो इस चीज का है कि हमारी सिविल सोसाइटी भी इस चीज की मजम्मत नहीं करती और हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऐसी बातें आज असेंबलियों में हैं, कल यहाँ पे ये ना हो खुदा न खास्ता कि पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे इस किस्म के सोच के लोग मेजोरिटी में आ जाएं। क्या ये अपनी पार्टी को खींच के कैप्टन सफदर इन चीजों पे ले आए कि यहाँ पे वाकई तर यहाँ पे तो खाना जंगी होगी। और अब ये भी तो बात है ना कि हमारे आइन में नेशनल एक्शन प्लान के तहत, इसको हेट स्पीच भी कहा जाएगा, आइन में भी अक़लियती बिरादरियों को की हुकूक जो हैं उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ है। देखिए, दुनिया के हर जगह, हर शोबे में, हर मुल्क में, हर खित्ते में आप अपनी अक़लियतों के साथ इस तरह नफरत अंगेज तरीके से और शोला अंगेज तरीके से बात कर ही नहीं सकते। क्या दुनिया आपके बारे में सोचेगी? आप क्या चाहते हैं? क्या आपके मुल्क में रहने वाले एमपी जो हैं वो सिसक के मर जाएं? ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन मुस्लिम करार दे दिया। जी अवैस, नॉन मुस्लिम। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ अस्मा जी। मैं देखें, एक तो तारीख को बिल्कुल फारिग आदमी है, सॉरी माजरत के साथ, कि इनको तो मअतल करना चाहिए और इनको भेज देना चाहिए। वो जो मुतराज़े फ्लैट्स हैं ना, उसके अंदर इनको भेज देना चाहिए। हम नैब से कह देते हैं, सारे जर्नलिस्ट यूनियन के भाई ने, इनको आप इस्तिस्ना करार दें, इनको भेजें। और ये बहुत इनको खुश होना चाहिए नून लीग को। आप देखिए तारीख किस तरह ये मस्क करते हैं। ये सारे नसीम हिजाजी के जो नावल पढ़ पढ़ के जो ये सारे लोग हैं ना, ये मसला है पाकिस्तान के अंदर, ये समाज के अंदर जो घुटन है। हम तो ये कहते हैं कि रियासत को भी ये हक नहीं होना चाहिए आर्बिट्रेशन का, किसी के मजहब, किसी के फ़िक्र, किसी की सोच, किसी फ़िक्र की बुनियाद पर कि वो आर्बिट्रेट करे कि ये सही है, ये गलत है, ये फ़िक्र सही है, ये सोच गलत है। देखें, ये कहते हैं कि इजराइल और बरतानवी राज की साजिश थी कि मुसलमानों के अंदर एक फ़िरका बनाए और वो अहमदी है। तोबा तोबा, बात क्या करते। आप मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह को देखिए, आप आगा खान सोयम को देखें, आप नवाब बहादुर यार जंग को देखें, सारे माइनॉरिटी से ताल्लुक़ था। ये उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। वो अगर अभी जिंदा होते तो वो कहते कहीं और किसी और डायरेक्शन में चले जाएं। अफसोस, सद अफसोस। अच्छा, ये तो ये किस तरह जिना, ये देखिए जिना और इकबाल की बात कर रहे होते हैं, इकबाल का ख्वाब और जिना का विजन। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट करेंगे? ये इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सियासी है या इनफरादी है, इस पर हम बात गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन पर मुनस्सिर है और इनको चाहिए सियासी भी हो, ये इनके अफ़ाल है। मैं और आप नहीं करें। लेंगे छोटी सी ब्रेक और गुफ्तगू जारी रहेगी। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की, जो आज कौमी असेंबली में अहमदी बिरादरी के खिलाफ एक तकरीर जो थी। आसमा साहिबा, आपको लगता है कि इसका मकसद सियासी है? एक तरफ NA 120 की मिसाल है जहां इतने वोट मिले थे एक मखसूस पार्टी को, दूसरी तरफ अभी नामजदगी के फॉर्म पर जो तनाज़ा भी खड़ा हुआ था, जिसका शेख रशीद जो है उन्होंने उसको मामले को उठाया था, उसको काउंटर करने के लिए हो सकता है? बात यह है कि आप सियासत करें, मगर सियासत नफरत भरी ना करें। सियासत ऐसी ना करें कि आप जो है खाम में एक इशू बनाएं एक चीज का, जो कि अगर किसी की गलती हो गई उसको ठीक भी कर दिया उन्होंने, उसके बाद उस इशू को लाइव रखे। इसको इस तरीके से ना ले जाया जाए, क्योंकि सियासत जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सियासी लाइंस पे होनी चाहिए। इसके अंदर लोगों को टारगेट करना, मजहब को, किसी की अक़लियत को टारगेट करना, ये ठीक नहीं होता। जी अवैस, आपसे भी यही सवाल है। देखिए, जो सियासी पहलू भी है इसमें। ये देखिए, बिल्कुल, लेकिन सियासत के अंदर आप शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी तो नहीं भरते। आप तो उसको साफ करना चाहते हैं। जो आंगन में आग लगी है, 70,000 लोग हैं, आप कहते हैं दुनिया हमारा बयानिया नहीं समझती, तो बयानिया इस तरह समझेगी। कहने 120 पे जो है तस्वीरें लगा के जिनको आपने नज़रबंद किया हुआ है और आप उनको मेन स्ट्रीमिंग की बात करें, उनके नाम पर आप वोट मंगवाते हैं। वोट जब झोली में पड़ते हैं तो फिर आप कहते हैं हमारा बयानिया नहीं सुनने देते। लेकिन वज़ारत दाखिला ने तो ये रिक्वेस्ट की है ना, दरखास्त की कि वो बैन किया जाए। दूसरी नेशनल असेंबली के अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नेशनल असेंबली में जो अभी ख़त्म नबूवत की उस पर हुआ है, सॉरी टू से दिस,
पेटी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से इतना आग से खिलने के मुतरादिफ है। शहमूद कुरैशी साहब पीटीआई का उसमें काफ़ी वो लेना देना है, और दूसरी सियासी जमातें, शेख रशीद आज फिर बोले थे इस पे, दूसरी मजहबी जमातें, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी उसके अंदर जाके पड़े। ये तो आप देखिए किस तरह समाज के अंदर वैसे ही घुटन है। तो जब आप देखिए हज़ारा के आप इशू देख लीजिए, हमारे अली तशय्युई बरादरी का वो देख लीजिए, माइनॉरिटीज़ का देख लें, हम तो कहते हैं कि यार हमने जहाँ पे परवरिश पाई है, जिस उसके अंदर सिख, हिंदू, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सबके साथ हमने परवरिश पाई है। अब सैकड़ों गांव इस पंजाब के अंदर जो है सिखों के नाम पर और दूसरे नाम पर है, इनका बस नहीं चलता, कोई इंग्लिश नाम होता है, उसको जो है क्वींस रोड था, उसका नाम मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड है किसी का। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है इशारा करने की इस जगह पे जहाँ पर आप खुद कहते हैं कि हमारी सबसे जो क्रूशल और फाइनल बैटल है वो इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी के खिलाफ है। तो ये जो हमने इनको इलेक्ट किया है, मुंतखब जो नुमाइंदे हैं हमारे, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो पॉलिसी साजी ऐसी करें जिससे समाज के अंदर एक जगह मिले लोगों को बात करने की, एक समाज के अंदर श्रिंक ना हो जो ऑलरेडी हुई है। क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में फिर ये जो नफरत है ये फिर तशद्दुद में तब्दील हो जाती है। उसी वजह से हथियार तो देखें ना, इस तरह की बिगेटरी जो इस तरह अस्मा जी भी कह रही थी, जिस तरह पार्लियामेंट के फ्लोर पर अगर आप कहेंगे, आप शहीद करार देंगे, आप कहेंगे कि जी ये सबको इस तरह की आप स्पीच करेंगे जिसका मैं और आप बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहते वो अल्फाज जो इन्होंने किए हैं, उससे क्या होगा? लोगों को शह मिलेगी जी, लोगों को शह मिलेगी। तो हथियार उठाने वाली वही तो बात है कि आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी ग्रोह के हाथ में हथियार कैसे हो सकता है मजहब, फ़िक़्ह और सोच की बुनियाद पर, कि ये अदम बर्दाश्त वैसी है सोसाइटी के अंदर। मैं आपको कुछ कहूँ आपको पसंद नहीं है, आप कहें मुझे कुछ पसंद नहीं है। तो जब अदम बर्दाश्त का इतना एक माहौल बना हुआ है, इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, तो उसके अंदर आप जगह बनाते हैं मॉडरेट उसके साथ, व्यूज के साथ, या इस तरह की बिगेटरी के साथ, और वो भी 3 दफा मुंतखब वजीर आजम के दामाद। और इस पे मैं ये भी बात करना चाहूँगी, तारीख की हमने बात की थी, किस तरह से मस्त कर रहे थे आसमा साहिबा, जस्टिस मुनीर की जो 1954 की रिपोर्ट है उसका भी तज़किरा किया था, और ये बहुत सारे जो इस पे काफ़ी तनकीद भी होती रही है, लेकिन जस्टिस मुनीर रिपोर्ट का अगर आप नाजरीन को भी याद दिला सकती हैं कि इसमें क्या क्या था, किस वजह से सामने आई थी? देखिए, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी बहुत अर्सा पहले, मगर मुझे ये याद है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने जब हमारे रिलीजियस स्कॉलर से ये पूछा कि आप तशरीह करें कि कौन अच्छा मुसलमान है, तो कोई भी एक तशरीह दूसरी से नहीं मिलती थी। देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं अच्छी मुसलमान हूँ, मुझे आके कोई पूछे कि भाई आप ये भी बताएं, तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं मेरे ईमान का। मैं तो अपने ईमान का इम्तिहान मैं समझती हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला ही मेरे ईमान का इम्तिहान दे सकता है। तो ये पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए ये इस तरह की बातें करके लोगों का इम्तिहान ले रहे। दूसरी बात ये है कि मैं चले वो जो भी है, जो मजहबी जमातें कैसी हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनकी ये थिंकिंग है, ठीक है, उनको वो अपनी थिंकिंग जरूर रखें, मगर तशद्दुद पे लोगों को लाना और इस कदर नफरत अंगेज बातें करना, मैं समझती हूँ कि ये कोई भी किसी माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करना। आपको लगता है कि किसी की हिम्मत होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि कोई कार्रवाई करे जैसे निहाल हाशमी के खिलाफ की थी? जाहिर है कोई ऐसी हिम्मत तो कोई भी नहीं कर सकता है, मगर आप उस लेवल को ज्यादा बढ़ाते ना चले जाएं, कि इतना बढ़ा दें उस लेवल को कि लोग जो है वो बिल्कुल गुमसुम होके बैठ जाएं, उनको कोई बात करने की इजाजत ना हो, और ये भी कहने की इजाजत ना हो कि भाई आप तंग नजरी इतनी ना रखें, तशद्दुद ना फैलाए। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें सही नहीं है, ये हम कोई अच्छी तर्ज पे नहीं जा रहे हैं। जी अवैस, सिर्फ हिम्मत हो सकती है। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, ख़ानदानी असासा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पे लाइबिलिटी है तो उसको ख़त्म करें लाइबिलिटी को। मरीम नवाज साहिबा जो है पॉलिटिकल एम्बिशन रखती हैं, वो खुद देख सकती हैं। उन्होंने शर्मीन उबैद साहिबा को बुलाया, हम तो बहुत खुश थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑनर किलिंग पे हुआ, लोग कहने लगे नून लीग के आप नजरियात तो उस पर जाएंगे, सारे राइट विंग हैं और उनके पेट में दाढ़ियाँ, फला फला फला, जो मुंह में आना था कहना। हमने कहा नहीं यार, हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि अब एक चेंज करेंगे। ये भी तो फैक्टर है ना कि अब इन्हीं के सुसर जो हैं, सिर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात नहीं है, होली का मौका हो, कोई भी त्यौहार हो, उन्होंने अक़लियतों के बारे में भी बात की थी कई बार। ये जो री इनकारनेशन है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं,
ہم تو وہ نون لیگ کے جو نظریات جو 85 کے اندر یا 80 کی دہائی کے اندر جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر جس کا جنم ہوا تھا، اگر وہ اس سے ڈرفٹ کر رہے ہیں، اگر اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظریات ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ نظریات ایسی بنیاد پر ہوں جس سے سماج کی بہتری ہو، اور سماج کے اندر کوئی ایک دوسرے کو کافر یا مسلمان یا اچھا مسلمان یا برا مسلمان یا برا کافر اچھا کافر، یہ کس کو اجازت دی ہوئی ہے؟ یہ تو کسی کی اجازت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے، اب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا جو پہلے وزیر خارجہ نامزد کیے تھے۔ اچھا، ایک تاریخی بات میں آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند اور مجلس الاحرار، یہ تینوں مذہبی جماعتیں تھیں ہمارے علاوہ پشتو نیشنلسٹ کے، جنہوں نے پاکستان کی کریشن کو ختم کیا تھا، اور اس کے بعد یہ مولانا مودودی کی انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ تعریف کی ہوگی پارلیمنٹ کے فلور پہ۔ I don't want to go into that detail, but صد کے دل سے یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی بگٹری والی تقاریر نہیں چاہیے ان پارلیمنٹیرینز کے ساتھ۔ ان پہ اور زیادہ ذمہ داری ہے، جس طرح میڈیا کے ہم لوگوں پہ ذمہ داری ہے، ہمارا بھی اس کے اندر بہت سارا کیا دھرا ہے کہ ہم پرائم ٹائم کے اندر ٹیلی ایونجلسٹ بٹھائے ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سے فتوے دے رہے ہوتے ہیں اور عدالتیں لگائے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پارلیمنٹیرینز کو، میڈیا کو، ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر جس کے اندر گھٹن ہے، اس کے اندر ہم ایک ایسا راستہ کریں جس سے ہمارے سماج میں بہتری ہو اور دنیا کو بھی یہ لگے کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے اب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے کھل کر شاید مذمت نہ کرے، لیکن کسی طرح سے کچھ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے، یا ابھی ان کے اتنے سیاسی مسائل ہیں گھرے ہوئے ہیں کہ نہیں کر پائیں گے؟ میرا دیکھیں اگین سیاست پہ، ہم ان کی سیاست پہ اس بیان کو سیاسی رنگ دے کے یا اس کے پیچھے سیاسی عزائم جو ہوگی اس پہ بہت ساری بات کر سکتے ہیں، لیکن وی ڈیلیبریٹلی اوائڈنگ دیٹ، کیونکہ NA-120 میں کیا ہوا، یا لبیک، یا جو تھی ممتاز قادری کی تصویر پہ ووٹ پڑے، حافظ سعید کی اس پہ پڑے، یہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ والے کہ آنے والے انتخابات کے اندر ہر کانسٹیٹنسی میں ایسے 10-15 ہزار ہر کانسٹیٹنسی میں ہوں گے اور اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں PTI کو ہوگا۔ We don't want to go into that detail. We are going to judge you on your words which are you going to utter or deliver on the house. on the floor of the house of the جو ہمارے آئین کی خلاف ورزی بھی ہے، ہمارے لیے تو اس کی بڑی سینکٹیٹی ہے، ہمارے آئین کے شقوں کی خلاف ورزی بھی ہے نا، جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے۔ ہاتھ اٹھا لیا آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف نہ صرف ایکشن لینا چاہیے، وہ نون لیگ کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور جو خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب کے حالیہ پالیسی بیان ہے، ریاستی پالیسی بیان ہے جس پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی خوب چرچا ہوا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو ان بیانات کی روشنی میں تولیں اور ان کو جو پنشمنٹ دینی ہے جو پارٹی کے بنیاد پر یا ان کو آئین اور قانون کے مطابق وہ ان کو دینی چاہیے۔ اویس توحید بہت بہت شکریہ، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بھی ہمیں وقت دیا، ان کا بھی بہت شکریہ لیتے ہیں۔ بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اورنج لائن میٹرو پروجیکٹ کی۔ دو ہزار 14 سے اورنج لائن میٹرو پروجیکٹ جو ہے متنازع رہا ہے، کئی وجوہات ہیں، لیکن اتوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا افتتاح بھی کیا۔ جلدی کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان صاحب اور سروپ اجاز جو وکیل بھی ہیں، اور بین الاقوامی تنظیم جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے ہیومن رائٹس واچ، اس کے نمائندے بھی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ملک صاحب، پہلے تو آپ سے شروع کریں گے، 3 مقدمات ابھی چل رہے ہیں اورنج لائن میٹرو کے خلاف، 25% کام جو ہے رکا ہوا ہے، تو ابھی اس کی لانچنگ یا انویلنگ کیوں کی؟ دیکھیں امبر، یہ تو رولنگ سٹاک کی، جو ان کی رولنگ سٹاک کے ارائیولز، یعنی جو ریل گاڑیاں تھیں ان کے ارائیول کی ڈیٹس اپنے اسکیجول کے مطابق جو جس تاریخ کو انہوں نے پہنچنا تھا، ایک ایگریمنٹ ہے، جب جس کمپنی نے یہ بنایا ہے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، تو جب وہ ریل گاڑیاں یہاں پر پہنچیں تو ان کی انویلنگ سیریمنی تھی کہ اس طرح کی یہ ٹرین ہوگی، یہ ہے وہ ٹرین جو ہم پبلک کے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات آ گئی کہ یہ جلدی کیوں تھی؟ یہ کوئی ہم نے اس کی افتتاحی تقریب نہیں کی کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ ٹرین آج چل پڑی۔ ہم نے تو بڑا کلیئرلی بتایا کہ 75% کام ہو گیا، 25% کام ابھی بقایا ہے،
और किस वजह से बकाया है कि अभी कोर्ट का हुक्म अभी आना बाकी है। जो अदालत हुक्म देगी सर तस्लीम खम, जैसा हुक्म देगी हम कबूल करेंगे। और जो 75% काम हो चुका है उस पर ये ट्रेन चल नहीं सकती, क्योंकि अनलेस उसके वो 11 पॉइंट्स जो कि हेरिटेज साइट्स की वजह से रुके हुए हैं, वो जेन्युइन कंसर्न थे। स्वरूप साहब उसमें एडवोकेट हैं। हमें खुशी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में जाकर इन चीज़ों की, एंटिक्विटीज़ की हिफाजत के लिए खड़े हैं, हेरिटेज साइट्स की हिफाजत के लिए खड़े हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी ये रिजॉल्व है कि हम हर सूरत उनकी हिफाजत करेंगे। अगर कहीं पर कोई कम्युनिकेशन गैप था, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकी, तो कोर्ट में जाकर हमने दिया और कोशिश की कि हम कोर्ट को बेहतर अंदाज में असिस्ट करें। और हमारे जो भाई बहन इस प्रोजेक्ट में हेरिटेज साइट्स की हिफाजत के लिए खड़े थे, उनके सामने भी हमने अपनी बात रखी कि देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी और जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करें और हेरिटेज साइट्स को पूरा करें। जी स्वरूप, अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपको लगता है कि हुकूमत पंजाब इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ कम्युनिकेशन बेहतर हुई है? जैसे मलिक साहब ने कहा था हेरिटेज की जो तहफ़्फ़ुज़ जो फराहम करना चाहिए। देखिए, उसमें बुनियादी बात ये है कि जो एतराज़ात थे, ये हुकूमत ने यहाँ तक बात ठीक है, मैं सारी बात मलिक साहब की कुछ आवाज़ भी करती थी, पर हुकूमत गई, उन्होंने यूनेस्को में अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात थे हेरिटेज की हद तक वो बहरहाल हैं। और उससे ज़्यादा अहम बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे गौर है, जिस पे फैसला महफूज है। तो जहाँ तक बात है कि शायद जल्दी या उजलत दिखाई गई, मुझे लगता है कि उजलत दिखाई गई और शायद एक वजह उसकी ये हो सकती है कि हमने पहले भी देखा, एक जब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन रहा था जेल रोड पे, तो ये एक मौक़िफ़ लिया जाता है कि अब ये फेट अकम्प्लाई हो गया है, यानी कि इतना काम हो चुका है, इतना पैसा जो है सरकार का, यानी कि टैक्स पेयर का लग चुका है कि अब इस पे अगर कोई ऐसी गलती कोताही रह भी गई थी तो अब वो बात, वो वाटर अंडर द ब्रिज है और इसको अब रोल बैक करना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो, क्योंकि जहाँ तक 11 मुकामात, और तो वो तो शायद हुकूमत से ये हमें तवक्को करनी चाहिए कि हुकूमत एहतियात बरतेगी, ये जो है प्रोप्राइटी का डिमांड करती है, क्योंकि ये किसी का पैसा अपना नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। जी स्वरूप, अगर आप हमारे नाजरीन को भी याद दिला सकते हैं कि 3 मुकदमात जो हैं ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं और किस सिलसिले में चल रहे हैं? एक जो मुकदमा जिसके बारे में मलिक साहब ने इशारा किया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसमें 2 नुक्ते थे। एक हेरिटेज का है, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये हेरिटेज के मामलात में ना प्रोसीजर को फॉलो किया गया जो था, जो पाकिस्तान के कानून में है, और दूसरा जो था वो एनवायरनमेंट पे, माहौलियात पे है कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, यानी कि कोई भी जो तरक्याती मंसूबा होता है उसका क्या असर पड़ेगा माहौलियात पर, उस पे उसका एक तरीका कार है, मुरव्वजा तरीका है कानून में, क्या उसको फॉलो किया या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मकामात पे जो तारीखी अहमियत के हामिल थे काम रोक दिया और फैसला महफूज कर दिया। इस बात को तकरीबन 5 महीने हो गए। इसके अलावा 2-3 मामलात और भी हैं। एक मामला ड्यू प्रोसेस का है कि ये तरीका जैसे किया गया, इसमें शफाफियत के जो तकाजे थे क्या वो पूरे किए गए, जो कानूनी तकाजे थे कि कितना पैसा लग रहा है, वो एक मामला जिसपे कई मुकदमात पहले पेंडिंग रहे हैं, जो वो है लैंड एक्विजिशन का। वो लोग जिनकी जमीनें ली गई, क्या उनको मुआवजा दिया गया? अगर मुआवजा दिया गया तो क्या वो मुआवजा जो था वो काफी था? तो ये 3 ब्रॉड नुकात ये हैं। अभी जो बात इन्होंने की कि अगर हम 75% जो है वो बना दें और 25% रह जाए और उन 11 मुकामात पे ना बनाएं, लेकिन बात ये है कि अगर तो हुकूमत के ज़हन में कोई मुतबादिल प्लान है, जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि जो फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन खुशाइन बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर वो जो 11 मकामात हैं उसके मुतबादिल जो रास्ता इनकी हुकूमत ने तय किया है, जो हुकूमत के ज़हन में है, तो उसको पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक करना चाहिए। स्वरूप में यहाँ इसलिए आपको रोकूंगी कि मैं चाहती हूँ मलिक साहब भी गुफ्तगू में शामिल रहें। मलिक साहब, शफाफियत पे सवालात, इसके खर्चा, इस पे कितने अखराजात आए हैं, मुतबादिल रास्ते। दिस इज पब्लिक प्रोजेक्ट। ये इसमें पहली बात मैं आपसे कहूँ कि जहाँ तक ये ताल्लुक है कि 3 मुकदमात, उनमें से नंबर 1 नबी स्वरूप ने उनका जिक्र किया,
और वो एक तो है जो कि कोई लैंड कॉम्पनसेशन के हवाले से, उस पर हमने सेटिस्फाई किया टू ऑल द एग्रीव्ड पार्टीज़, कोर्ट में रिपोर्ट जमा है और कोर्ट ने उस पर भी हुक्म देना है। दूसरा जो कि उसकी शफाफियत के हवाले से हमने इसके अंदर इंश्योर किया, ये मैं आपको बताऊं कि पहला G2G पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर फिर टेंडरिंग कराएगी। ऐसा कभी नहीं होता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब आप कर रहे हो उसमें फिर टेंडरिंग नहीं होती। और फिर उसके अंदर से लोस्ट बिड्स को प्रिक्योर किया गया, अरबों रुपए की बचत की गई, ऑन रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, कोर्ट को इस पर अप्राइज किया गया। अब सेकेंडली इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन अदालत क्या मुतमईन थी? एब्सोल्युटली। और उसमें जब हमने कोर्ट को अपनी सबमिशंस की तो हमने, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में मैटर था, ये बाकी बातें सारी यहाँ पर ख़त्म हुई और फिर सिर्फ एंटीक्विटीज़ का मामला सुप्रीम कोर्ट की हद तक गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग लिटिगेशंस थी, दे आर डन विद, उसका मामला ख़त्म हो चुका। अब ये बात जहाँ तक कहनी कि इसके अंदर शफाफियत का कोई पहलू, तो हमने इसके एक एक प्रोसेस को यहाँ पे इवन के जो हमारे लोकल काउंटर पार्ट्स इसमें इसके ग्रे वर्क्स कर रहे थे, उन लोगों की भी प्रॉपर बिडिंग करने के बाद 7 अरब रुपए की उसके अंदर बचत की गई। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर पहली बार टेंडरिंग का प्रोसेस किया गया। इससे आगे चलकर जो एंटीक्विटीज़ की बात है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, देखिए इसमें एंटीक्विटीज़ एक्ट की जो डिमांड थी कि 200 फीट और फिर उसके बाद एक जो वाइब्रेशंस की कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो 0.3 मिलीमीटर्स के हिसाब से, कि उसकी बिल्डिंग उसकी वाइब्रेशन से नुकसान न उठाए। हुकूमत पंजाब ने तो इन दोनों चीज़ों को इन मुकदमात के शुरू होने से पहले अच्छी तरह से इनका बंदोबस्त किया कि इन बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ना हो। लेकिन मलिक साहब, अगर हम एक पॉइंट पे आए 200 फीट वाला, मैं खुद वहाँ जा चुकी हूँ कुछ मकामात पर और मैंने फीते से मेजर किया था और 200 फीट की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। ये मुकदमात से पहले की बात है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें जो मैं आपसे सबमिट कर सकता हूं वो मेरे पास तो एग्जैक्ट नॉलेज है कि आपने जो मेजरमेंट ली होगी, मुझे क्योंकि ऑब्वियसली दैट यू हैव डन, तो आपका उसमें इंटरेस्ट है हेरिटेज साइट्स में, अच्छा करती हैं आप, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में हेरिटेज साइट्स कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ये एक तयशुदा बात है। लेकिन हम इस बहस में उलझने के बजाय कि जो हम कह रहे हैं क्या वो दुरुस्त है कि नहीं, इस पे टीपा की रिपोर्ट्स हैं, इस पे टिप्सा की रिपोर्ट्स हैं, इस पे नेस्पाक की रिपोर्ट्स हैं। फिर कोर्ट ने ये कहा कि एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट ले लें, वो कंसल्टेंट बताएं आके कि इस पे 2 कंसल्टेंट, एक जो पिटिशनर साइड से थे वो चले गए और एक गवर्नमेंट साइड से, कि आप कौन से 2 पिटिशनर्स लेते हैं, 2 कौन से कंसल्टेंट्स लेते हैं। एक कंसल्टेंट प्रोफेसर रॉबिन कॉनिंगहैम थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने सिर्फ विजुअल इम्पैक्ट की हद तक दी कि विजुअल इम्पैक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है एट द मोस्ट, इससे आगे बात उन्होंने नहीं की। और ये जो इस जहाँ तक मुझे थोड़ी इजाजत दे दें ताकि मैं आपके, बस मेरे पास टाइम थोड़ा है, इसलिए एक या दो ब्रीफली आपसे कहने लगा हूँ, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि 200 फीट को भी कहीं पर नज़रअंदाज नहीं किया गया। उसमें यह ज़रूर हो सकता है कि जो उसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो आपकी विजुअल इम्पैक्ट है वो मुतासिर होगी, किसी जगह पर वेलोसिटी उसकी वाइब्रेशन की इन हेरिटेज साइट्स को डैमेज नहीं करेगी। हमने उसके ऊपर इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स भी दी हैं और साथ वो रिपोर्ट्स भी लगा कर दी हैं जो हमारे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ने, नेस्पाक ने डिटेल्स दी थी कि किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जी। स्वरूप, आखिर में जो बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, मुतमईन है सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट? देखिए, उसमें एक बुनियादी बात जो है वो ये है कि यूनेस्को जो है, जो बैनुल अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो इससे डील करता है, जिसके सामने हुकूमत ने शालीमार गार्डन की हद तक कंटेस्ट भी किया, वो अब पिछले काफ़ी माह से और ये कह चुके हैं वो कि वो एक रिएक्टिव मिशन जो उनका एक मुलव्वज़ा तरीका है ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स वो भेजना चाहते हैं और हुकूमत जो है उनको इजाज़त नहीं दे रही। एक तो ये बात है कि हम समझते हैं कि अगर हुकूमत इतना कॉन्फिडेंट है, उनको इतना एतमाद है कि तमाम तकाज़े पूरे हो रहे हैं, तो फिर इसकी कोई माकूल वजह नहीं हो सकती कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो मिशन है उसको आप इजाज़त ना दें। जहाँ तक ये बात की गई कि हम रिपोर्ट से मुतमईन है कि नहीं, तो उसमें तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो हैं जो इन्होंने नेस्पाक और रूप की, उनसे तो हम मुतमईन नहीं हैं। और जहाँ विजुअल इंटेग्रिटी की जो बात है, एक वो भी बहुत अहम बात है। मैं क्लेम नहीं करता कि मैं उस पर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस पर बैनुल अक़वामी कानून मौजूद है कि अगर आप चुबुर्जी को गिराएं मत और 200 फुट फर्ज कर लें, बिलफर्ज आप उसको कंप्लाई भी कर लें, लेकिन चुबुर्जी को कोई देख ही ना सके क्योंकि तीनों तरफ से ट्रेन गुजरे, तो वो चुबुर्जी एग्जिस्ट तो करेगा इन द theoretical sense of the word,
لیکن وہ ایک قومی ورثے کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوگا. تو اگر حکومت اپنی بونافائیڈی دکھانا چاہتی ہے، وہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے اور بڑی اچھی بات ہے، تو اس کا میرا خیال ہے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ یونیسکو جو کہ ان سے درخواست کر چکا ہے ملٹیپل ٹائمز، کئی بار ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ آ کے ایک ری ایکٹیو مشن اپنا بھیج دیں اور خود اپنی اسیسمنٹ اور جائزہ لیں. سروپ اجاز اور ملک احمد صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمیں وقت دینے کا، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد موسمی خزاں کی کو خوش آمدید کہنے کی ایک منفرد انداز. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج دنیا بھر میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس بارے میں اور اس کی وجوہات کے بارے میں عوام میں کتنی آگاہی ہے، انہی سے سنتے ہیں. ٹینشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے سارے مسائل ہیں. اس کی جو مین اگر میں آپ کو بتاؤں نا، یہ موبائل ہے. بچے جو ینگ بچے رات کو پوری جاگتے رہتے، دن کو سوئے رہتے، اور بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے. ڈگریاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. نوکریاں ہمیں اس طرح نہیں مل پا رہی جس طرح ہماری چاہت ہے، کوشش ہے. پھر ہم وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس وجہ سے ہم پریشان ہوتی ہے. مین وجہ سب سے یہ مسائل زیادہ، وسائل کم. مسئلے زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے. اگر ہم مطلب کہ دین سے دور رہیں گے، یہ مریض ہم اس سے زیادہ ہوتے جائیں گے. پڑھے لکھے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کام نہیں ملتا، رشوت دے کے وہ آگے بڑھتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس وائی مے بی ایوری ون از گیٹنگ ڈپریسڈ ان دس کنٹری. سب سے پہلے تو ڈپریشن زیادہ تر لیڈیز میں پایا جاتا ہے. گھر کے پرابلمز ہوتے ہیں، پھر ہسبینڈ کے پرابلمز، پھر بچوں کے پرابلمز. ڈپریشن آئی تھنک باہر زیادہ نہ نکلنا، گھر پہ زیادہ لیڈیز کا ہونا. اور دنیا بھر میں موسم خزاں کو خوش آمدید کہنے کے مختلف طریقے ہیں، کئی تہوار بھی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اس کو کیسے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کدوؤں کے ذریعے. کینیڈا کے شہر آنٹیریو کے لوگ موسم خزاں کو خوش آمدید کہنے کے لیے کدو کا میلہ منعقد کرتے ہیں. اور یہ کدو کوئی عام کدو نہیں ہوتے، بلکہ ہزاروں من وزنی جائنٹ پمپکنز کہلاتے ہیں. ملک بھر کے کاشتکار اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اور جس کا کدو وزن اور سائز میں سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس مقابلے کا فاتح قرار پاتا ہے. اس سال اس مقابلے کے فاتح ڈو فشر تھے، جن کا کدو 1337 پاؤنڈ وزنی تھا. کاشتکار اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیاری کئی مہینے پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں. اپریل اور مئی کے مہینے میں ان کدوؤں کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور اکتوبر کے شروع میں اس کی کٹائی ہوتی ہے. میلے میں شریک افراد نے نہ صرف ان کدوؤں کے ساتھ تصویر بنائی، بلکہ کچھ نے پمپکن کٹنگ آرٹ کا بھی مظاہرہ کیا. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے لیکن اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.